हेलो एवरीवन। और आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट बेसिक्स से लेके और एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीखने वाले हैं। एंड ये टेक्निकल एनालिसिस आप लोग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एसर क्लास में यूज़ कर सकते हैं। हम लोग मेनली ईटीएफ ट्रेडिंग करते हैं, और हम लोग थोड़ा सा ईटीएफ का ही ज़्यादा एग्जांपल्स लेंगे क्योंकि स्टॉक्स का एग्जांपल्स हम लोग ऐसे भी नहीं ले सकते। तो ईटीएफ ट्रेडिंग जितने लोग भी करते हैं, जितने लोग भी हमारे वीडियोस से सीखे हैं, जो इतने लोग भी हमारे स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, जिसको टेक्निकल एनालिसिस जो है वो उतना अच्छे से समझ नहीं आता है। तो हम लोग बेसिक्स थोड़ा सा कवर करेंगे एंड देन हम लोग एडवांस पे भी जाएंगे। इस वीडियो का रिक्वेस्ट काफ़ी लोगों से आ रहा था, तो सोचे कि इसको बना देते हैं एंड देखते हैं ये वीडियो कितना लंबा बनता है। विथ एग्जांपल्स सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। पसंद आएगा अगर आप लोगों को तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ये पीडीएफ या पीपीटी आपको चाहिए होगा तो आप लोगों को हम इंस्टाग्राम पे देंगे। इंस्टाग्राम का जो भी हमारा जो लेटेस्ट वीडियो होगा उस पे जाके आप लोग पीपीटी कमेंट कर दीजिएगा, आपको ऑटोमेटिकली डीएम में आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके लिए फॉलो लाइक एंड वो सारी चीज़ें जो है वो करके एंड ऑटोमेटिकली आपको ये पीपीटी जो है वो आपको डीएम में मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। उस पर भी कुछ रील्स जो है वो आने वाले हैं धीरे धीरे। फाउंडेशन जो है वो बिल्ड करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर, या आप लोग बोल सकते हैं कि मार्केट किस ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, या इसी को हम लोग डाउ थ्योरी बोलते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ जो है ना ये यही होता है कि कोई भी चार्ट आपको जो देख रहा है या देखने जा रहे हैं वो अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, उसका ट्रेंड क्या है। तो उसका ट्रेंड समझने के लिए हम लोग को सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस समझना होगा, या डाउ थ्योरी समझना होगा, या मार्केट स्ट्रक्चर समझना होगा। तो तीनों जो है वो एक ही चीज़ है। ठीक है, तो बिफोर डिवाइडिंग इनटू पैटर्न्स यू मस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। प्राइस डजंट मूव रैंडमली, इट मूव्स इन ट्रेंड्स एंड रेंजेस। जैसे मान लीजिए किसी किसी सीज़न में जो ओनियन होता है उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, उसका यूज़ जो है वो सबको करना है। बट उस पर्टिकुलर ईयर में वो ज़्यादा हो सकता है कि कुछ जो ओनियंस हैं वो ख़राब हो गए, ये सारी चीज़ें हैं। तो उस पर्टिकुलर ईयर में उतना ओनियन नहीं हो पाया जितना लोगों को ज़रूरत था। तो इससे क्या हुआ कि उसका जो है वो डिमांड बढ़ा, बट डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए सप्लाई जो है वो पूरा नहीं मिला। ठीक है, तो जब डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए सप्लाई पूरा नहीं मिलता है तो वहाँ पे क्या होता है कि डिमांड और बढ़ते जाता है और बढ़ते जाता है, एंड इसी रीज़न से प्राइस भी बढ़ते जाता है। तो ये सेम चीज़ स्टॉक मार्केट में भी होता है। अगर आप किसी स्टॉक को बाई करने वाले हैं एंड आपका बाइंग जो है, जैसे बायर्स जो है अगर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कोई भी रीज़न से हो सकता है, वो स्टॉक ऊपर जाने वाला है, कोई न्यूज़ आया होगा, कोई चार्ट पैटर्न बना होगा, ठीक है, या वो बहुत अच्छा किया होगा, तो बहुत लोग उसको बाई करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जितने लोग बाई करने की कोशिश करेंगे इसका मतलब डिमांड इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ़ पीपल जो उसको बाई करना चाहते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, एंड नंबर ऑफ़ पीपल जो है बाई करने वाले उनको फुलफिल करने के लिए उतने सेलर्स जो है वो नहीं है, मतलब प्राइस को नीचे ले जाने के लिए। इसी रीज़न से जो प्राइस है वो बढ़ते जाता है। तो स्टॉक मार्केट में भी डिमांड एंड सप्लाई पे मार्केट चलता है। अगर किसी चीज़ का डिमांड ज़्यादा है तो वो उसका प्राइस जो है वो इंक्रीज़ करते जाता है, एंड अगर किसी चीज़ का सप्लाई ज़्यादा है, ठीक है, तो उसका जो प्राइस है वो घटते जाता है। ठीक है, अब एक एक एग्जांपल आपको हम देते हैं। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, यूट्यूब पे ही वो एक्सपेरिमेंट है। एक कोडिंग कोई करता है, ठीक है, तो वो क्या किया था ना कि रैंडम एक रैंडम कोड करके एंड सिमुलेट किया था, एक स्टॉक प्राइस को पकड़ के सिमुलेट किया था, एंड उसमें एक चीज़ डाला था ना कि वो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा है वो स्टॉक प्राइस को, एंड ज़ीरो से जब उस स्टॉक प्राइस को स्टार्ट कर रहा है तो उसमें जो हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी है, कुछ बाइंग कुछ सेलिंग जो है वो रैंडमली लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो रैंडमली बाइंग सेलिंग जो है वो वहाँ पे सिमुलेट करता है उस पर्टिकुलर स्टॉक पे। वो ज़ीरो से जब स्टॉक चलना स्टार्ट होता है तो ऊपर नीचे करता है। एक समय के बाद वो जो स्टॉक है ना वो पैटर्न्स बनाने लगता है। ठीक है, जैसे वो रेंज बनाने लगता है, वो कप एंड हैंडल बनाने लगता है, वो ट्रेंड लाइन बनाने लगता है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने लगता है। तो इससे वो प्रूफ करना चाहता था कि ये सारी चीज़ें जो है वो काम नहीं करती। बट ये जो सिमुलेशन वो किया
ठीक है, जिसमें एक्चुअल लोग इन्वॉल्व नहीं थे, उसमें सिर्फ रैंडम बाइंग और सेलिंग इन्वॉल्व थे, हल कोई भी प्राइस पे रैंडमली, बट उसमें भी एक पैटर्न निकल के आ रहा था। तो इससे ये प्रूफ हो रहा था कि ये पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक्स, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस जो है वो काम करता है। ठीक है, अब जितने लोगों को लगता है कि प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस ये सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं, ठीक है, तो वो भी पूरी तरीके से गलत नहीं है, क्योंकि वो लोग छोटे टाइम फ्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम 1 मिनट पे जाके एंड पैटर्न्स ट्रेड करें, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके हम कप एंड हैंडल देख रहे हैं, ट्रेंड लाइंस देख रहे हैं, तो वो डेफिनेटली काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए हम लोगों को एक बड़े टाइम फ्रेम पे या आवरली पे, डेली पे, ठीक है, 15 मिनट्स पे या वीकली पे, मंथली पे, इन सारे टाइम फ्रेम्स पे हमको ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए, तब डेफिनेटली वर्क करता है। जितने लोग भी बोलते हैं नहीं वर्क करता, वो जनरली छोटे टाइम फ्रेम को लेके बोलते हैं। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे इंडिकेटर भी चलता है, बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस एक्शन भी चलता है, टेक्निकल एनालिसिस भी चलता है। जितने लोग भी बोलते हैं कि इंडिकेटर लैगिंग है, ये है, वो है, हम लोग जो सिस्टम बनाए ETF ट्रेडिंग के लिए, अगर आप वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा, हम लोग इंडिकेटर्स पे ही कर रहे हैं, एंड वो सक्सेसफुल इसीलिए है क्योंकि वो बड़े टाइम फ्रेम पे है, डेली के टाइम फ्रेम पे है। क्या इंडिकेटर छोटे टाइम फ्रेम पे चलेगा? बहुत कम चांसेस है कि नहीं चलेगा। आवरली के नीचे आप जाएंगे तो इंडिकेटर एक भी नहीं चलेगा, बट बड़े टाइम फ्रेम पे इंडिकेटर्स बहुत अच्छा चलता है। ठीक है, एंड बड़े से बड़े इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स भी इंडिकेटर यूज़ करते हैं। कौन से इंडिकेटर मेरे फेवरेट हैं, कौन से इंडिकेटर्स अच्छे काम करते हैं, वो सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ आपको समझ आ गया। अब क्या होता है कि जब डिमांड बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, तो ट्रेंड एक स्टार्ट होता है। ट्रेंड स्टार्ट होने का मतलब है कि कोई भी प्राइस अगर डिमांड बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है, तो वे एक अप ट्रेंड में जाता है। ठीक है, तो अप ट्रेंड का एक पैटर्न होता है, अप ट्रेंड में ऊपर जाने का एक पैटर्न होता है। ठीक है, वो पैटर्न जो है वो थोड़ा सा इस तरीके का हमको दिखता है। ठीक है, ये पैटर्न हमको इस तरीके का दिखता है। ठीक है, अब ये क्यों बनता है, क्या इसका साइकोलॉजी, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, बट ये पैटर्न बनता है एंड डाउन ट्रेंड इस तरीके से बनता है। डाउ थ्योरी भी यही कहता है, डाउ थ्योरी में, कि कोई भी स्टॉक या कोई भी ऐसा क्लास जब ऊपर जाता है तो एक बार ऊपर जाता है। ठीक है, इसमें साइकोलॉजी ये होता है लोगों का कि यहाँ से, मान लीजिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे जब प्राइस खड़ा है तो मैक्सिमम लोगों का ये माइंडसेट होता है कि प्राइस गिर रहा है, प्राइस और गिर सकता है, यहाँ पे लोग बाय नहीं करते। बट जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, जो स्मार्ट ट्रेडर हैं, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, वो यहाँ पे बाई करना स्टार्ट करते हैं, तो एक थोड़ा सा पंप मिलता है। उसके बाद जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो धीरे धीरे इसको बाई करके ऊपर लेके आते हैं। जैसे ही ये ब्रेकआउट के पास आता है, तो जो लोग पेसिमिस्टिक थे वो अब ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, एंड वो भी धीरे धीरे बाई करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे बाई करते 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 ये ब्रेकआउट पे आता है। ब्रेकआउट पे आने के बाद जो जितने भी लोग हैं, सब लोग धीरे धीरे ऑप्टिमिस्टिक जो है वो बन जाते हैं, एंड वहाँ से एक ब्रेकआउट हो जाता है। ब्रेकआउट होने के बाद जितने लोग ऑप्टिमिस्टिक थे वो अल्ट्रा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, एंड प्राइस को ऊपर लेके चले जाते हैं, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। ठीक है, बट जो स्मार्ट इन्वेस्टर, जो स्मार्ट ट्रेडर्स बॉटम पे बाई किए थे, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग किए थे, या स्मार्ट ट्रेडर, जो स्मार्ट इन्वेस्टर ब्रेकआउट पे बाई किए थे, उनको पता होता है कि कहाँ निकलना है, तो वो एक पॉइंट पे निकलना धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं। एंड जैसे ही निकलना स्टार्ट करते हैं तो ये थोड़ा सा डिप जो है वो आता है। तो जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं वो तो निकल गए, बट जो बाकी के लोग बचे हुए हैं वो लोग सोचते हैं कि एक छोटा सा रिट्रेसमेंट है, क्योंकि इस मूव में भी छोटे छोटे रिट्रेसमेंट आए थे, एंड ये छोटा रिट्रेसमेंट समझ के वो लोग प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, या जो भी इनका ट्रेलिंग है वो यूज़ नहीं करते हैं, और वो धीरे धीरे वापस से नीचे आने लगता है, क्योंकि जितने भी लोग स्मार्टली उसको बाई किए थे वो बेचने लगते हैं, जितने भी बड़े लोग बाई किए थे वो बेचने लगते हैं। ठीक है, तो इसी रीज़न से ये वापस नीचे आ जाता है, और ये सेम साइकिल रिपीट होता है। तो जो लोग यहाँ बाई किए थे उनको ऑलमोस्ट जो है ना, या कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ गए हैं वो लोग, या वो लॉस में आ गए हैं, तो उनका वापस से ऑप्टिमिस्टिक से वो पेसिमिस्टिक हो जाएंगे, एंड वो लोग यहाँ पे बेच देंगे, फिर वापस से स्मार्ट इन्वेस्टर्स यहाँ पे बाई करेंगे, एंड सो ऑन। तो इसी रीज़न से हम लोगों का ये पैटर्न जो है वो फॉलो होता है, एंड इसी को हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, एंड ये सेम चीज़ अगर अगेंस्ट में चले, डाउन साइड में चले, तो उसको हम लोग डाउन ट्रेंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का जो है वो लॉजिक है। आई गेस ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। हम ट्राई करेंगे इस वीडियो में टाइम स्टैम्प लगाने का, बट थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि हम
बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं बीच बीच में, कुछ ये बता दिए, कुछ वो बता दिए। थोड़ा सा जो लोग बहुत सीरियस है ना, उनको बहुत इस वीडियो से हेल्प मिल सकता है। बट अगर कोई पर्सन है जो टाइम स्टैम्प लगा सकता है, अगर कोई इतना कोई मेहनती है, ठीक है, तो वो कमेंट कर सकता है। उसका टाइम स्टैम्प जो है वो हम उठा के और अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे सारे लोगों का जो है हेल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो अप ट्रेंड समझ गए, डाउन ट्रेंड समझ गए, मार्केट कैसे मूव करता है वो समझ गए, मार्केट ऐसे क्यों मूव करता है वो समझ गए, स्टॉक प्राइस क्यों ऊपर जाता है क्यों नीचे जाता है वो आप समझ गए। ठीक है, अब हम लोग जो है वो थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, कि क्या इसमें आगे है। अब इसमें आगे है कि ट्रेंड जो है वो ट्रेंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि अ ट्रेंड इज सिंपली द जनरल डायरेक्शन इन विच द प्राइस इज मूविंग, जैसे हम आपको बताएं। एंड अप ट्रेंड में कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो हायर हाइज और हायर लोस को हम लोग बोलते हैं, एंड डाउन ट्रेंड में वाइस वर्सा। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जो ये प्राइस जो है मूवमेंट हो रहा है, इसमें हाई और लो जो है वो हम लोग मार्क करते हैं। तो ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये लो हो गया, ये हाई, ये लो, ये हाई। ठीक है, अब जब भी प्राइस ऊपर जाता है ना, तो लास्ट वाले हाई से ये ऊपर होता है, तो ये हायर हाई इसको बोल सकते हैं। अब ये जो हाई है इससे ऊपर है, हायर हाई इसको बोल सकते हैं। ये जो लो है इसके ऊपर जो है, ठीक है, अगर हम इस दोनों लो को कंपेयर करते हैं तो ये हायर लो है, ठीक है, इस दोनों के कंपैरिजन में, और इस दोनों के कंपैरिजन में ये हायर लो है। ठीक है, तो जब भी प्राइस हायर हाई और हायर लो के मूवमेंट में जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अप ट्रेंड, एंड वाइस वर्सा फॉर डाउन ट्रेंड। ठीक है, सिंपल है। अब ये जो है वो सबसे बेसिक डाउ थ्योरी में आता है, हायर हाइज हायर लोज, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। बट ये इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि इस कॉन्सेप्ट को आप सिर्फ यूज़ करते हैं, बाकी और कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। सिर्फ एक हायर हाइज हायर लोज अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड को यूज़ करते हैं, तो आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। ठीक है, क्योंकि जब जब भी प्राइस आपको अप ट्रेंड में दिख रहा है आप उसमें एंट्री कर रहे हैं, जब उसमें डाउन ट्रेंड आ रहा है उसमें आप एग्जिट कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा एक लो है, ठीक है, एक यहाँ पे लो है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग उसको थोड़ा सा मार्क करते जाते हैं। ये एक लो है, ये लो है, ये लो, ये लो, ठीक है, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है। ठीक है, अब हम आपको बोलते हैं कि क्या ये अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में? ऑब्वियसली अप ट्रेंड में, एक हाई है। अब यहाँ से मान लीजिए कि ये और ये लो को कंपेयर कीजिए, क्या ये और ये लो में ये हायर लो है? यस और नो? नो। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, हम लोगों को बाई करना है। अब ये वाला लो और ये वाला लो को कंपेयर करेंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ तक अगर हम देखते हैं तो ये एक हाई बना था, ये हाई और ये हाई में ये ऊपर वाला हाई है, तो ये हायर हाई है। तो जब भी हमको हायर हाई दिख रहा है या हायर लो दिख रहा है, तो ये एक साइन होता है कि मार्केट जो है वो उस ट्रेंड में जा सकता है। ठीक है, तो अभी हमको हायर हाई बना, बट हमको हायर लो नहीं बना है। जब हायर हाई और हायर लो दोनों बन जाएगा तभी हमको एंट्री जो है वो करना होता है। सिंपल है। अब जैसे मान लीजिए ये लो था, ये लोअर लो बना है, ये हायर लो नहीं बना। अब इस लो को और ये हाई, इसके बाद ये हाई बनता है। अब इस हाई को इस हाई को कंपेयर करते हैं तो ये हायर हाई है बिल्कुल। अब यहाँ पे जो लो बनता है ना, ये इससे ऊपर है, तो ये हायर लो है। तो यहाँ पे जैसे ही हायर लो बनता है वैसे ही हमारा एंट्री ट्रिगर हो जाता है। एंड एंट्री किस बेसिस पे करते हैं हम लोग? एंट्री इस बेसिस पे करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है वो होना चाहिए, मतलब एक लो बने एंड उसके बाद जो लास्ट हाई है हमारा, जो लास्ट रीसेंट हाई है उसका ब्रेकआउट हो जाए। तो लास्ट रीसेंट हाई ये वाला है, इसका ब्रेकआउट होके एंड स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोजिंग दिया है। तो ये एक ये चीज़ ये शो करता है कि जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो रहा है, एंड अब लोअर लो से हायर हाइज में जा रहा है ये पर्टिकुलर इंडेक्स। ठीक है, अब कब तक ये चीज़ हो रहा है देखते हैं। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये हाई है, ये हायर हाई है, ठीक है, और इस हाई में जो ना वो ऑलमोस्ट ये दोनों हाई जो है वो सिमिलर है। तो यहाँ तक तो हमको पता नहीं चलेगा, बट ये लो है, ये एक लो है, और यहाँ पे ये जो लो है वो टूट गया। क्या हो गया? ये लो टूट गया। तो एक लो था, दो लो था, तीन, चार, और पांचवा लो इसके ऊपर होना चाहिए था बट इसके नीचे आ गया। इसका मतलब ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो गया। तो हमारा एंट्री यहाँ पे हुआ था एंड एग्जिट यहाँ पे हो जाएगा।
तो ये इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि इसको आप अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं स्टॉक मार्केट में। बट ये जो कॉन्सेप्ट है वो सबको पता होता है, बट इस कॉन्सेप्ट को कोई यूज़ नहीं कर पाता। ठीक है, यूज़ क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों में फंसे हुए हैं, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सीखने में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है कि सिर्फ इस कॉन्सेप्ट के दम पे आप अच्छा कर सकते हैं। राइट, अब हमारा सेकंड है रेंजेस, जिसको हम लोग कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो अरेंज occurs when there is no clear trend, the price move sideways between a clear support and resistance। ठीक है, तो अभी तक हम लोग अप ट्रेंड ये सारी चीज़ें जो है वो समझ चुके हैं। अब साइडवेज क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग अगर हम थोड़ा सा समझें तो मान लीजिए ये अप ट्रेंड जो है वो चल रहा है और यहाँ से जो है ना ब्रेकआउट ना देखे और यहीं से घूम गया और फिर यहाँ से भी घूम गया, तो इस तरीके से जो है ना रेंज में फंस गया। इसके ऊपर नहीं जा रहा है, इसके नीचे भी नहीं जा रहा है, तो उसको हम लोग सिंपल साइडवेज बोलते हैं। ठीक है, इसका साइकोलॉजी ये है कि जैसे हम इसमें साइकोलॉजी आपको समझाए थे कि यहाँ पे जैसे ही धीरे धीरे लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं एंड ब्रेकआउट के पास जाता है और ब्रेकआउट हो जाता है, तो इसमें ब्रेकआउट जो है ना वो काफ़ी कम बार होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो स्मार्ट ट्रेडर, जो स्मार्ट इन्वेस्टर, जो वैल्यू इन्वेस्टर यहाँ पे बाई किए हैं वो लोग रेजिस्टेंस पे बेच देते हैं। ठीक है, अब इसीलिए बेच देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ से प्राइस जो है ना वो ऊपर एक बारी में नहीं जाएगा, 2-3 बारी में क्रॉस करेगा, तो इसलिए वो बेच देते हैं। अब जैसे ही वो बेच देते हैं तो यहाँ से प्राइस घूमने लगता है और जैसे ही ये घूमने लगता है तो ये प्राइस यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब प्राइस यहाँ पे आया तो जो लोग यहाँ पे बाई किए थे उनको लगता है कि ये वापस से मेरे प्राइस पे आ गया है, इसको हम वापस से बाई कर लेते हैं। ठीक है, और ये साइकिल जो है वो रिपीट होते रहता है जब तक एक ब्रेकआउट दोनों में से किसी साइड में नहीं आ जाता। एंड जिस साइड ब्रेकआउट होता है उस साइड हमको बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे दोनों बायर्स और सेलर्स फंसे हुए थे। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बाई कर रहा है, यहाँ सेल कर रहा है, यहाँ बाई कर रहा है, यहाँ सेल कर रहा है। अब किसी भी साइड एक बार ब्रेकआउट होता है ना, तो जो यहाँ पे सेल कर रहे थे ना वो भी बाइंग में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड जो बाई किए थे वो तो बाई में है ही। तो इसी रीजन से जितने भी लोग हैं वो सारे बाई में चले जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे बहुत बड़ा रैली हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, एंड इसी को हम लोग रेंज बोलते हैं या इसी को हम लोग कंसोलिडेशन बोलते हैं। ठीक है, साइडवेज बोल लो, रेंज बोल लो, कंसोलिडेशन बोल लो, दोनों एक ही चीज़ है। इसके बाद अगर हम बात करें डाउ थ्योरी का, तो डाउ थ्योरी में सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको बताया है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, हायर हाइज, हायर लोस, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ट्रेंड कंटिन्यूएशन मतलब क्या होता है कि कोई एक अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है और वो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू हो रहा है, उसको हम लोग ट्रेंड कंटिन्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें इसका कहने का सेम मतलब है जो आपको हम समझाएं, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, बट इसका जो वर्ड है ना वो चेंज हो गया। एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन क्या होता है? एक्यूमुलेशन होता है बाइंग करना। जैसे हम जो लोअर लेवल्स पे आपको समझाए हैं कि लोग इन्वेस्टर्स जो है वो बाई करते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर्स, उसको एक्यूमुलेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद पब्लिक पार्टिसिपेशन किसको बोलते हैं? जो हम बताए हैं कि ब्रेकआउट से पहले और बॉटम बनने के बाद जो बीच में लोग बाई करना स्टार्ट करते हैं या ब्रेकआउट के बाद जो बाई करना लोग स्टार्ट करते हैं उसको पब्लिक पार्टिसिपेशन बोलते हैं। एंड टॉप पे जब बड़े इन्वेस्टर्स या बड़े ट्रेडर्स अपने टारगेट पे बुक कर लेते हैं तो वहाँ पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं एंड इसीलिए वहाँ से प्राइस जो है वो फॉल करना स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब आप लोग ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा, एग्जैक्ट वर्ड धीरे धीरे आप लोग दिमाग में बैठ जाएगा। स्टार्टिंग में पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो शायद एग्जैक्ट वर्ड आपको याद ना रहे। अब ये जो पीपीटी है ना, इसके कुछ पार्ट्स हम इस वीक बनाए हैं रिसेंटली एंड इसके कुछ पार्ट्स हम 4 साल पहले बनाए थे। ठीक है, 2021 में ये पीपीटी हम बनाए थे इसके कुछ पार्ट्स को, और उसी में से कुछ पार्ट्स हम उठाए हैं एंड उस समय कहाँ से उठा के बनाए थे वो हमको याद नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई आपको वेबसाइट से डायरेक्टली उठा के दिख रहा हो। ठीक है, बट समझने पे कोशिश कीजिएगा कहाँ से आया है कहाँ से नहीं, ये सब मत समझिएगा। जैसे ये सारी चीज़ें तो हम खुद से लिखे हैं, बट जैसे ये फ़ोटो है तो ये फ़ोटो जो है वो कहीं से तो आया है। अब ये फ़ोटो जो है वो हम 4 साल पहले बनाए थे, एक पीडीएफ हम रखे थे तो हमको मिल गया तो उसी में से हम यूज़ कर लिए।
तो ये चीज़ आप लोग समझ गए कि हाँ, हो सकता है कहीं से डाउनलोड करके हम लगा दिए हैं। ठीक है, चलिए अब डाउ थ्योरी एंड ट्रेंड समझ गए। अब हमारा आता है प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन ही सब कुछ हम लोग बोलते हैं कि होता है एंड एक्चुअल में होता है। अब प्राइस एक्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्राइस एक्शन में हम क्या क्या चीज़ें कंसिडर करते हैं। तो प्राइस एक्शन में सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चैनल, ब्रेकआउट, कैंडल स्टिक्स, चार्ट पैटर्न्स, कुछ इंडिकेटर्स को भी हम प्राइस एक्शन में इंक्लूड करते हैं, जैसे मूविंग एवरेज हो गया, आरएसआई हो गया, और इसके अलावा सुपर ट्रेंड हो गया। ये तीनों इंडिकेटर्स हम प्राइस एक्शन में ही ऐड करते हैं क्योंकि ये तीनों बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं। बड़े टाइम फ्रेम पर अगर काम किया जाए तो बहुत अच्छा चलते हैं। इसके अलावा हमारे पास हो गया फिबोनाची, ये भी हम प्राइस सेक्शन में ही रखते हैं। और भी दो तीन चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें प्राइस सेक्शन में आती हैं एंड प्राइस सेक्शन को ही टेक्निकल एनालिसिस बोला जाता है। ठीक है, सिंपल बात है। चलिए, तो इसमें जितने भी चीज़ें हैं वो हम लोग धीरे धीरे कवर करते हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल कॉन्सेप्ट। सपोर्ट इज़ प्राइस लेवल वेयर बाइंग इंटरेस्ट इज़ स्ट्रॉन्ग। जैसे अब आपको बताया है, बाइंग कहाँ स्ट्रॉन्ग होता है, सपोर्ट पे, डिमांड पे। ठीक है, इनफ टू ओवरकम सेलिंग प्रेशर। जैसे आपको बताएं कि जितने भी सेलर्स हैं उनको गायब करने के लिए आराम से उतना हमारे पास डिमांड है, तो हमारा अच्छा खासा वहाँ से स्टॉक जो है वो मूव कर सकता है। उसी को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। कॉजिंग द प्राइस टू बाउंस बैक एंड रेजिस्टेंस इज अपोजिट। रेजिस्टेंस उसके अपोजिट होता है। जो हम लोग रेंज समझे हैं उसमें नीचे वाला सपोर्ट होता है, ऊपर रेजिस्टेंस होता है। मतलब जहाँ डिमांड है वो सपोर्ट है, जहाँ सप्लाई है वहाँ रेजिस्टेंस है। अब इसको हम लोग मार्क कैसे करते हैं चार्ट पे, वो समझते हैं। तो हाउ इट इज़ फाउंड बाय प्रीवियस हाई लो एरियाज वेयर प्राइस हैज रिवर्स्ड मल्टीपल टाइम्स। Key behavior is once a strong resistance level is broken, it often becomes a new support level and vice versa. This is known as a role reversal. ठीक है, तो इसका कहने का क्या मतलब है वो आपको हम समझाते हैं। तो अब मान लीजिए कि यहाँ से एक प्राइस है, यहाँ से इधर इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। अब एक पॉइंट पे जब ये ब्रेक कर देता है तो ये क्या था, रेजिस्टेंस था, ये क्या था, सपोर्ट था। अब ये वापस से घूमता है ना यहाँ से, तो ये जो पहले रेजिस्टेंस था इसी को हम लोग एज अ सपोर्ट अब ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि अब इसके लिए ये डिमांड बन जाएगा एंड ऊपर वाला जहाँ जहाँ से ये घूमा वो इसके लिए अब सप्लाई बन जाएगा या रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो चेंज होते रहता है एज पर मार्केट मूवमेंट। और मेनली जनरली जो हाई और लो होता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसा काम करता है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई पॉइंट जहाँ से मार्केट ऑलवेज घूम जाता हो उसको हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इस चार्ट में अगर हम बात करें तो कभी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को लाइन से मत मार कीजिएगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस एक चैनल होता है या एक रेंज होता है, एक जोन होता है। तो ये जो है यहाँ से प्राइस एक बार घुमा है, दो बार घुमा है एंड तीसरी बार जब आएगा तो तीसरी बार भी घूम सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं सप्लाई जोन। क्यों, क्योंकि एज अ ये रेजिस्टेंस काम करेगा। इसको अभी ब्रेकआउट करने के बाद वापस से अगर घूम के आता है तो वो फिर सपोर्ट जैसा काम कर सकता है। सेम अगर हम बात करें तो यहाँ से ये एक सपोर्ट हमको दिख रहा है कि प्राइस एक बारी यहाँ पे आया। ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ से प्राइस जो है ना पहले एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, इसको ब्रेक करने के बाद प्राइस अब इसको सपोर्ट जैसा ट्रीट कर रहा है। देन एक और बार सपोर्ट लिया, देन इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे एक और बार सपोर्ट ले रहा है एंड एक और बार एंड एक और बार, तो बहुत बारी यहीं से सपोर्ट ले रहा है एंड इसी को हम लोग डिमांड जोन बोलते हैं या सपोर्ट जोन बोलते हैं। ठीक है, अब ये इस रेंज में फंसा हुआ है तो इसी रेंज में कुछ महीने तक फंसा रह सकता है। फिर जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा उस साइड हमको बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। सिंपल। ठीक है, तो इसमें ये एक स्ट्रैटेजी होता है जो काफ़ी सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है कि एक ऐसा एसेट क्लास को उठाओ, ईटीएफ्स को उठाओ या ऐसा स्टॉक को उठाओ जो बहुत अच्छा हो फंडामेंटली। और ईटीएफ, कोई भी ईटीएफ में हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं कि जो मेजर उसका सपोर्ट है ना डेली टाइम फ्रेम पे, उसका रेंज मार्क करो, वहाँ पे आए तो उसको बाई करो एंड उसके मेजर रेजिस्टेंस पे सेल करो। तो ये बहुत सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है, इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ हम स्ट्रैटेजी भी समझाते चल रहे हैं ताकि आपको समझ आएगी किस तरीके से स्ट्रैटेजी जो है वो होते हैं। तो ये सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो है वो बिहेवियर है। अब कैंडल स्टिक पैटर्न्स क्या होता है, तो कैंडल स्टिक्स भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम आपको बोलें कि यहाँ से जो जैसे स्मॉल कैप हम लोग लेके चल रहे हैं, तो
तो अब यहाँ से हम लोग बोलते हैं कि ये जो डिमांड जोन बना है या जो ये सपोर्ट जोन बना है, ये हमको पता कैसे चलेगा कि यहाँ से प्राइस जो है वो सपोर्ट ले लिया या यहाँ से प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस ले लिया, ये पता कैसे चलेगा? तो इसको पता करने के लिए ही कैंडल स्टिक्स का यूज़ होता है। मतलब कैंडल जो है वो किस तरीके का बन रहा है, उससे हम लोग पता कर सकते हैं कि प्राइस किधर जाएगा। अब कैंडल किस तरीके से फॉर्म होता है आपको पता है। प्राइस एक बारी यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। प्राइस मान लीजिए कि यहाँ पे प्राइस ओपन हो रहा है, ठीक है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है और फिर यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो हमारा कैंडल इस तरीके का बनेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ओपन, ये हो गया हमारा क्लोज, ये हो गया हाई और ये हो गया लो, ठीक है। और ये रेड कैंडल बनेगा, क्यों? क्योंकि ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे, ठीक है। क्लोज ऊपर हो जाएगा तो हमारा ग्रीन कैंडल बनेगा, सिंपल, ठीक है। अब कैंडल स्टिक्स अब आपको समझा दिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग समझते हैं कि कुछ कुछ कैंडल स्टिक्स सपोर्ट पे और रेजिस्टेंस पे बनते हैं, तो वो हमको शो करते हैं कि यहाँ से रिवर्सल जो है वो आ गया है, ठीक है। अब जैसे अब कौन से कैंडल स्टिक है, ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। तो ये एक हैमर कैंडल है, ठीक है, और यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार है और यहाँ पे एक और हैमर कैंडल है एंड यहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडल है। ये हो सकता है आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट अभी हम लोग समझेंगे। तो इसका हम लोग पहले साइकोलॉजी अगर समझें कि ये क्यों एक रिवर्सल कैंडल है, ठीक है, तो वो हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे ओपन हुआ है प्राइस और प्राइस एक बार नीचे गया है एंड उसके बाद ऊपर आया है एंड यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये क्या ग्रीन में क्लोज हुआ है या रेड में हुआ है? ग्रीन में हुआ है। प्लस यहाँ पे नीचे में अगर आप देखेंगे तो ये इसको हम लोग विक बोलते हैं, ये बॉडी बोलते हैं इसको एंड इसको विक बोलते हैं। अगर किसी भी साइड आपका विक ज़्यादा है तो उस साइड से इसका मतलब कि बाइंग या सेलिंग प्रेशर आया है। तो यहाँ पे विक बड़ा है, इसका मतलब इधर से लोग बाई करना इसको स्टार्ट किए एंड क्लोजिंग इसका हाई के पास में हुआ है, तो इसका मतलब स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुआ है एंड इसीलिए हैमर कैंडल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल होता है। इसी तरीके से एक यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न में क्या होता है कि यहाँ से एक बहुत बेरिश कैंडल बनता है, ठीक है, उसके बाद एक और बेरिश कैंडल बनता है। तो ये दोनों तीन बेरिश कैंडल बने। मेनली प्राइस जो है वो यहाँ से नीचे ही जाना चाहिए था, बट एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल ये बताता है कि ये तीनों जो सेलर जितने भी कैंडल्स थे सेलिंग वाले, इन तीनों को ये कैंडल जो है वो एब्जॉर्व कर लिया एंड इसका मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा बाइंग प्रेशर है, ठीक है। और इसको इंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। इंगल्फिंग कैंडल का मतलब कि जो लास्ट कैंडल के पूरे कैंडल को कवर करके एंड उसके ऊपर क्लोज हो जाए, ठीक है। तो ये बेसिक साइकोलॉजी है और ये सारे जो है वो रिवर्सल पैटर्न्स हैं। और यहाँ पे भी हैमर बना एंड हैमर के बाद एक कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुआ है, तो हम लोग उसको रिवर्सल बोलते हैं। तो कैसे पता होगा कि आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे रिवर्सल आने वाला है या नहीं? तो वहाँ पे एक हैमर कैंडल बन जाए, वहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बन जाए, वहाँ पे एक इंगल्फिंग कैंडल बन जाए, ठीक है। और हैमर अगर बनता है तो हैमर के ऊपर नेक्स्ट डे क्लोजिंग होना चाहिए, तब हम लोग बोलते हैं कि यहाँ से सपोर्ट जो है वो मिल चुका है। तो ये सिंपल तरीका है। तो क्लियर हो गया कि सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ लिए, डिमांड सप्लाई जोन समझ गए। अब डिमांड से घूमेगा या नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस से घूमेगा नहीं, ये कैसे पता चलेगा? ये कैंडल स्टिक से पता चलेगा। एंड कैंडल स्टिक्स जो है वो हम तीन मेजर कैंडल स्टिक्स ही जनरली 99% ऑफ द टाइम बनते हैं, यही तीन। इसके अलावा जितने भी है वो हम लोग अभी समझते हैं, ठीक है। तो कैंडल्स बनते कैसे हैं आप लोग समझ गए। आप लोग कैंडल अब देख के ही बता देंगे कि ये कैंडल स्ट्रांग है या वीक है। तो हम लोग अभी देख रहे थे ये जो है ना, हम नाम जो है ना किसी किसी में आपको नाम दिखेगा, किसी में नहीं दिखेगा, हम छुपा दिए क्योंकि नाम से ज़्यादा हमको उतना मैटर नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम लोग इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार जो है वो बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा पैटर्न है ये इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार है, बट सिर्फ अगर हम यहाँ पे कैंडल बोलें तो ये एक हैमर कैंडल है, ठीक है। अब हैमर कैंडल क्या बताता है कि हैमर कैंडल पैटर्न इज फॉर्म्ड ऑफ अ शॉर्ट बॉडी एंड अ लॉन्ग विक, ठीक है, एंड इज फाउंड एट द बॉटम ऑफ द डाउन ट्रेंड। एंड इन्वर्टेड हैमर क्या होता है? इन्वर्टेड मतलब उल्टा। अ सिमिलरली बुलिश पैटर्न इज इन्वर्टेड हैमर, द ओनली डिफरेंस बीइंग दैट द अपर विक इज लॉन्ग वाइल द लोअर विक इज शॉर्ट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट दोनों दोनों एक ही तरीके से काम करता है। ये बहुत स्ट्रांग होता है अगर रिवर्सल देखना हो तो, ठीक है। ये अगर बनता है कभी भी
तो इसके ऊपर या नीचे क्लोजिंग कहीं भी आ जाए उसके बाद हम लोग एक्ट कर सकते हैं, बट ये बहुत स्ट्रांग कैंडल माना जाता है फॉर रिवर्सल्स। ठीक है, अगर ये टॉप पे बनता है तो हम लोग वहां से बोल सकते हैं कि मार्केट गिर सकता है। ठीक है, अब इसी तरीके से एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं निफ्टी का। यहाँ पे एक हैमर कैंडल बना था एंड उसके ऊपर एक बारी क्लोजिंग आ गया था नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट डे तो नहीं आया था, उसके नेक्स्ट डे आया था, तो यहाँ से बहुत बड़ा एक रिवर्सल आ गया। अब इंगल्फिंग कैंडल क्या होता है कि दो द सेकेंड डे ओपन लोअर देन द फर्स्ट, द बुलिश मार्केट पुशेस द प्राइस अप। ठीक है, एंड बेयरिश इंगल्फिंग जो है वो अपोजिट होता है। इसका मतलब कि जो लास्ट कैंडल है और रिसेंट का कैंडल है, लास्ट कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ कर देना, मतलब पूरी तरीके से कवर कर देना एंड उसके ऊपर क्लोज हो जाना या उसके नीचे क्लोज हो जाना, इसको हम लोग इंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। अगर उस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग हो रहा है तो ये एक अपसाइड पोटेंशियल वाला पैटर्न होता है, एंड अगर नीचे हो रहा है तो ये एक डाउन साइड पोटेंशियल वाला पैटर्न होता है। इसके बाद रिलायंस में एक हम लोग एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे इंगल्फिंग करा है, उसके बाद ये सारी चीज़ जो है वो अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब ये जो पैटर्न है वो जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। बट इसको हम लोग जनरली, हम पर्सनली इसको हम ध्यान नहीं देते हैं, यूज़ ज़्यादा नहीं करते हैं, बट कुछ लोग डेफिनेटली इसको यूज़ करते होंगे। तो कुछ कुछ जो कैंडल्स हैं वो हम वहाँ पे छोड़ देंगे कि इसको आप खुद से समझिए। ठीक है, कि पियर्सिंग कैंडल जो है वो क्या होता है, इसको समझिए एंड कमेंट में एक बहुत छोटा सा सिंपल सा भाषा में सबको समझाइए। ठीक है, तो ये आपका टास्क रहेगा। इसके बाद ये एक एग्जांपल है। ठीक है, अब मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार जो आपको हम बताएं हैं, तो इसका भी साइकोलॉजी आपको समझा दी है कि ये एक ऐसा पैटर्न है कि जब भी बनता है ना 99% ऑफ द टाइम वहाँ से रिवर्सल आता है। ठीक है, ये पैटर्न कहीं भी आपको दिख रहा है तो 99% ऑफ द टाइम वहाँ से पैटर्न रिवर्स करता है। ठीक है, इसका साइकोलॉजी यही है कि जो ट्रेंड चलते आ रहा था वो एक हैमर बनने के बाद, और हैमर बनने के बाद जब एक हैमर बने या कोई भी छोटा मोटा कैंडल बने, उसके अगले दिन उसके ऊपर या नीचे क्लोजिंग होता है, तो पहला दिन, तो पहला तो ये चीज़ है कि हैमर जब बनता है या हैमर जैसा कोई कैंडल बनता है तो वो ये दिखाता है कि अब यहाँ पे बायर्स और सेलर दोनों कंफ्यूज हो गए, अब ऊपर जाएगा प्राइस या नीचे जाएगा इनको नहीं पता। बट नेक्स्ट डे कंफर्म हो जाता है कि प्राइस किधर जाएगा, इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न इसको बोला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा था, डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ पे जो है ना वो सेलर कंफ्यूज हो गए कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। ठीक है, और नेक्स्ट डे इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग आ गया, तो अब यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे ना उनसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स यहाँ पे आ चुके हैं। ये सिंपल इसका ये मतलब है, एंड इसीलिए ये एक रिवर्सल पैटर्न है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है। एंड इवनिंग स्टार अगर टॉप पे बन रहा है तो, और मॉर्निंग स्टार जब बॉटम पे बन रहा है तो। ठीक है, तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है। कोई भी टॉप अगर आप देखेंगे ना तो आपको ये पैटर्न जो है वो दिख जाएगा जनरली। ठीक है, कोई भी टॉप आपको देखेंगे ना, देखिए ये एक अप ट्रेंड चल रहा था, ये एक हैमर बना और ये एक बहुत बड़ा इंगल्फिंग कैंडल बना। तो मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार कैसे बनता है? मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार जनरली बनता है एक छोटा मोटा कोई भी कैंडल बन सकता है, या हैमर भी बन सकता है यहाँ पे, या एक डोजी कैंडल भी बन सकता है, इसको हम लोग डोजी कैंडल बोलते हैं। डोजी कैंडल जनरली कंफर्म नहीं कर पाता है कि बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है। एंड डोजी के बाद एक इंगल्फिंग कैंडल बनता है, उसी को हम लोग इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। यहाँ पे ट्रेंड नीचे का था, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार बना, रिवर्स हो गया। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पे एक इसको हम लोग क्लीन तो नहीं बोलेंगे बट ठीक है, इसको हम लोग अवॉइड करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या ये वाला एग्जांपल हमारा है मॉर्निंग स्टार का? बताइए। बिल्कुल। इसके अलावा ठीक है, आप अब एग्जांपल्स जब आप पास्ट में जाकर देखेंगे आपको बहुत सारे जो है वो एग्जांपल्स दिख जाएंगे। अब कुछ लोग कमेंट कर सकते हैं कि कोई पैटर्न कोई कैंडल हम एग्जांपल दे दिए जो नहीं है, तो उतना थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। हम लोग जैसे क्या होता है ना कि क्लीन, आपको क्लीनेस्ट
जिससे हो सकता है ना कि इस सिचुएशन में क्लीनेस्ट आपको इवनिंग स्टार ना मिले या क्लीनेस्ट मॉर्निंग स्टार ना बने। तो ये नॉर्मल है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ है, ये एक थ्योरेटिकल चीज़ हम आपको समझा रहे हैं। बट आप चार्ट पे देखने जाएंगे तो प्रॉपर सेम कैंडल नहीं बनेगा, बट आपको समझना पड़ेगा कि ये इवनिंग स्टार है या मॉर्निंग स्टार है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार है, बट कुछ लोग बोल सकते हैं कि इसका फर्स्ट कैंडल जो है ये वो बना है, ये वो बना है। बट ठीक है, आप अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि परफेक्ट चीज़ें नहीं बनती हैं, उसके जैसा बनता है और उसको आपको समझना है। नहीं आप समझ पाएंगे, एग्जैक्ट चीज़ें खोजेंगे, तो हो सकता है कि आपको पैटर्न्स और कैंडल स्टिक्स समझ में ही ना आए लाइव मार्केट में। ठीक है, अब इस तरीके से क्लीन आपको हर समय नहीं मिलेगा ना, सिंपल। ये भी बहुत बुलिश पैटर्न है जो थ्री कैंडल्स बन रहे हैं। ये भी जनरली देखने को कम ही मिलता है, बट चलो ये भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट आपको समझा रहे हैं कि आपको ये चीज़ जो है वो याद रहना चाहिए कि थ्री वाइट सोल्जर्स एंड थ्री ब्लैक क्रोज इसको बोलते हैं। अगर ये चीज़ बनता है तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न, सॉरी स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल दैट occurs आफ्टर अ डाउन ट्रेंड एंड शोज अ स्टडी एडवांस ऑफ बाइंग प्रेशर। एंड थ्री ब्लैक क्रो में इसके जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, शूटिंग स्टार हैंगिंग मैन जो है वो ऑलमोस्ट इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार जैसा देखने में दिखता है, बट यहाँ पे जनरली एक हैमर कैंडल बनता है। ठीक है, तो शूटिंग स्टार इज सेम शेप एज द इन्वर्टेड हैमर बट इज फॉर्म्ड इन एन अपट्रेंड। इट हैज़ अ स्मॉल लोअर बॉडी एंड अ लॉन्ग अपर विक। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ गए कि ये चीज़ जो है वो टॉप पे बनता है। एंड ये इसका साइकोलॉजी समझिए कि पहले बायर्स जो है वो आ रहे थे, अचानक से क्या हुआ कि बायर्स यहाँ पे पुश किए, उसको ऊपर लेके गए, बट सेलर्स इतने स्ट्रांग थे कि उसको नीचे लेके आके क्लोज कर दिए, मतलब ओपन जहाँ हुआ उसके नीचे क्लोज कर दिए। तो इस सबसे बेरिश पैटर्न आप लोग बोल सकते हैं। एंड कभी भी टॉप पे बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं ना आप, तो ये पैटर्न आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद डार्क क्लाउड कवर, ये भी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, बट ये भी पियर्सिंग कैंडल जैसा आपका एक होमवर्क रहेगा जो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, इसको इसको बहुत सिंपल भाषा में समझाना है कि पियर्सिंग कैंडल क्या होता है एंड डार्क क्लाउड कवर क्या होता है। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाना है। कंटिन्यूएशन कैंडलस्टिक पैटर्न्स, फॉलिंग थ्री मेथड्स, राइजिंग थ्री मेथड। ठीक है, तो इस को भी आप लोग देख सकते हैं, बट इससे बेटर आपको हम एक मेथड बताएंगे जो हम लोग फिबोनाची में यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पिनिंग टॉप डोजी जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, अब स्पिनिंग टॉप क्या होता है कि स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न हैज़ अ शॉर्ट बॉडी centered between wick or equal length. The pattern indicates indecision in the market, resulting in no meaningful change in the price. The bull sent the price higher while the bear pushed it lower. The spinning top are often interpreted as a period of consolidation or rest following the significant uptrend or downtrend. मतलब एक कोई भी ट्रेंड जाने के बाद इस तरीके का कैंडल अगर बनता है जिसको हम लोग स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, या इसको आप लोग डोजी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों जो है वो सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग को चार्ट पैटर्न्स भी सीखने को मिलेगा, बट थोड़ा सा हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी समझ जाते हैं कि प्राइस सेक्शन का डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या होता है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन का अगर हम आपको बताएं तो एडवांटेज ये है कि यूनिवर्सल एंड टाइमलेस, वर्क्स ऑन एनी मार्केट, फॉरेक्स हो, स्टॉक हो, क्रिप्टो हो, और कोई भी टाइम फ्रेम पे जनरली। ठीक है, बट छोटे टाइम फ्रेम में यूज़ मत कीजिएगा, छोटे टाइम फ्रेम पे काम नहीं करता, बड़े टाइम फ्रेम के लिए ये वैलिड है। क्लीन चार्ट्स पे हम लोग को काम करना होता है, रिमूविंग ऑल द क्लटर्स एंड कन्फ्यूजन्स। ठीक है, इंडिकेटर का, बट कुछ इंडिकेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं। लीडिंग है नॉट लैगिंग, जनरली लोग इंडिकेटर्स को लैगिंग बोलते हैं, बट अगर आप ढंग से यूज़ करते हैं तो उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से पैसा बना सकते हैं। ठीक है, लीडिंग लैगिंग वो मैटर नहीं करता अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे काम कर रहे हैं तो, मतलब अगर कैंडल क्लोज हो जा रहा है उसके बाद हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कुछ भी, तो फिर लीडिंग और लैगिंग हमारे लिए मैटर नहीं करता। ठीक है, कैन बी यूज एज अ स्टैंड अलोन मेथड और टू कन्फर्म सिग्नल फ्रॉम अदर स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो इसका कहने का ये मतलब है कि सिर्फ इसको हम भी यूज़ कर सकते हैं या इसको इंडिकेटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज ये है कि दो ट्रेडर हैं, दोनों सेम चार्ट को अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, एंड इसीलिए वो डिमांड और सप्लाई जोन क्रिएट होता है। मतलब किसी को लग रहा है यहाँ से ऊपर जा सकता है, किसी को लगता है कि यहाँ से नीचे जा सकता है, इसी वजह से तो यहाँ पे प्राइस में मूवमेंट आता है, एंड ये नेचुरल है।
ठीक है, आप सही ढंग से करेंगे तो आप हमेशा सही होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ये चेंज जो है ना वो आ, दिखता है, बट उसको डिसएडवांटेज नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये मार्केट का नेचर ही है। आप कोई भी तरीके से ट्रेड करें, कुछ लोगों को अलग लगता है, कुछ लोगों को अलग लगता है। ठीक है, स्क्रीन टाइम जो वो डेफिनेटली लगेगा, नॉट अ डिसएडवांटेज। इट डजेंट प्रिडिक्ट द फ्यूचर विथ 100% एक्यूरेसी, लॉसेज आर पार्ट ऑफ द गेम। बट ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में ही समझ जाना चाहिए कि कोई भी स्ट्रैटेजी और कोई भी मेथड्स हम लोग पढ़ते हैं तो हमारा गोल ये होना चाहिए कि 50 से 70% ऑफ द टाइम हम लोग सही हों। 50 भी हो रहे हैं तो भी सही है। एंड जब विन कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग में जनरली हम बात कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग में जब विन कर रहे हैं थोड़ा ज़्यादा विन कर रहे हैं, जब लूज़ कर रहे हैं थोड़ा कम लूज़ कर रहे हैं, और 50 से 70% की एक्यूरेसी हम लोग अचीव करते हैं, मतलब 10 में से 3-4 ट्रेड भी गलत होते हैं तो भी हम लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन रिक्वायर है। इट रिलाई हेविली ऑन द ट्रेडर्स पेशेंस एंड डिसिप्लिन टू वेट फॉर द एक्ट ऑन हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स। ठीक है, अब चार्ट पैटर्न्स क्या क्या प्रॉफिटेबल है जो हम फॉलो करते हैं वो भी आपको हम बताएंगे। तो चार्ट पैटर्न्स बहुत हैं, ट्रायंगल पैटर्न है, कप एंड हैंडल है। ठीक है, इसका भी साइकोलॉजी आपको अगर हम समझाएं तो इसका बेसिक साइकोलॉजी ये है कि जैसा हम आपको बताया है कि अप ट्रेंड में हायर हाइज हायर लो बनता है। ठीक है, तो इसका साइकोलॉजी आपको समझाएं। इस तरीके से अगर मान लीजिए कि प्राइस कोई जो है वो बहुत बहुत नीचे जो हो जाना स्टार्ट कर गया, तो यहाँ पे जितने भी वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं यहाँ से बाई करना स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ पे रिटेलर्स बाई करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही ये ब्रेकआउट पे आएगा, ठीक है, तो ब्रेकआउट पे आएगा तो जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो बेच देंगे, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा यहाँ पे डिप आएगा, बट मैक्सिमम लोग उस पर बुलिश हैं क्योंकि ये ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो यहाँ से वापस से लोग बाई करना स्टार्ट करेंगे एंड ये वापस से एक हैंडल बन जाता है और इसके ब्रेकआउट पे बहुत बड़ा मूवमेंट आता है। तो हर पैटर्न का यही साइकोलॉजी है। ट्रायंगल पैटर्न में क्या होता है, ट्रायंगल पैटर्न में लोग यहाँ से बाई करते हैं, फिर यहाँ पे एक सेल करते हैं, ठीक है, फिर यहाँ बाई करते हैं, फिर सेल करते हैं। तो ये एक तरीके से कंजस्टेड एरिया में वो कन्वर्ट होते जाता है। एंड यहाँ से जब भी किसी साइड का ब्रेकआउट होता है तो बहुत अच्छा रैली होता है। एंड ट्रायंगल में दोनों तरफ ब्रेकआउट हो सकता है, कप एंड हैंडल में ऊपर की तरफ ज़्यादा होगा। ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड लाइन में बार बार ही प्राइस जो है वो आता है सपोर्ट लेने के लिए उस ट्रेंड लाइन पे, जस्ट लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये जो पैटर्न्स हैं वो हम आपको थोड़ा सा अभी बताते हैं, बस अभी बेसिक जो है वो आपको हम बता दिए। तो कितने पैटर्न्स हैं, ट्रायंगल पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न में सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, मैटर नहीं करता, ट्रायंगल आपको दिखे, ट्रायंगल का जिस साइड भी ब्रेकआउट है आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, हम उतना फॉर्मल तरीके से नहीं समझा रहे हैं क्योंकि हम ऐसे चीज़ें समझा रहे हैं जो एक्चुअल में मार्केट में काम करता है। ठीक है, जो काम नहीं करता उसको बता के, सिर्फ बुकिश नॉलेज के लिए बता के कोई मैटर उतना फ़ायदा नहीं है, इसीलिए हम जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं वो सिर्फ बता रहे हैं। ट्रायंगल आपको दिखे, चाहे वो असेंडिल हो, चाहे वो सिमेट्रिकल हो, चाहे वो डिसेंडिंग हो, जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड वो मूव करेगा। ठीक है, सिंपल। एंड हम लोग रीटेस्ट पे जनरली जो है वो काम करते हैं। कप एंड हैंडल समझ अभी जस्ट बताएं। चैनल्स क्या होता है, ठीक है, वो भी बताते हैं। फिर रेंज ब्रेकआउट हो गया। रेंज जो है ना, रेंज आपको जो स्टार्टिंग में बताए थे कि रेंज क्या होता है, उसी रेंज को कभी कभी ना, एक रेंज कभी कभी क्या होता है ना कि इस तरीके से बन जाता है फ्लैट हॉरिजॉन्टल, कभी कभी रेंज एक एंगल पे बन सकता है। तो वो एंगल जो है ना वो एक तरीके से दो ट्रेंड लाइन से बना हुआ है, दो ट्रेंड लाइन से बना हुआ है, और वही दो ट्रेंड लाइन को हम लोग चैनल बोलते हैं, सिंपल। ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग असेंडिंग चैनल, डिसेंडिंग चैनल, ठीक है, फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत सक्सेसफुल है। अ, हम बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली वीकली टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर को कभी फेक आउट होते हुए नहीं देखे जनरली, तो बहुत सक्सेसफुल पैटर्न है। तो हेड एंड शोल्डर हो गया, कप एंड हैंडल हो गया, चैनल हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, बस यही चार चीज़ आपको चाहिए, इसके अलावा और कुछ पे ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। डबल टॉप डबल बॉटम भी अच्छा काम करता है, बट जनरली जो है वो उतना अच्छा नहीं चलता है। ठीक है, उसमें भी आपको कैंडल स्टिक्स अच्छा होना चाहिए कि जब भी दो टॉप बन रहे हैं, जैसे आपको अगर हम समझाएं थोड़ा सा, कि जब भी टॉप पे प्राइस आ रहा है एंड यहाँ पे जब आ रहा है तो यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है, यहाँ से नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पे कौन सा कैंडल बनता है वो मैटर करता है, वो डिसाइड करता है कि प्राइस जो है वो नीचे जाएगा या प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा। तो ये डबल टॉप डबल बॉटम जो है वो इसी पे चलते हैं। एंड
ट्रेंड लाइन जैसा आपको हम बताएं कि एक प्राइस है वो इस तरीके से ऊपर नीचे जा रहा है, यहाँ सपोर्ट ले रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। बट जो प्राइस है ना, अगर वो अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में जो सपोर्ट है ना वो एक एक एंगल पे जो है वो लेता है, एंड इसी को हम लोग ट्रेंड लाइन बोलते हैं। और इधर से एक एंगल पे एक ट्रेंड लाइन बना है, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन जो है वो ऑलमोस्ट बन जाता है चार्ट पे, एंड इसी को हम लोग फिर चैनल बोल देते हैं, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा समझाते हैं आपको चार्ट में आके, तो चार्ट में आने के बाद हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देख सकते हैं, ये हम लोग एक रेंज फॉलो करते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम लोग मार्क करते हैं, एंड ये इस तरीके से। तो ये क्या है, ये एक चैनल है, मतलब इसमें नीचे एक ट्रेंड लाइन भी है एंड ऊपर भी ट्रेंड लाइन है, और इसको बहुत अच्छा मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो चैनल हम बहुत यूज़ करते हैं, हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके बाद डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ये आपको जस्ट आपको बताएं, दोनों एक तरीके से ही काम करते हैं, इसमें कैंडल बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अब हमारा है पोल फ्लैग पैटर्न, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है क्योंकि इसका भी सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। अब जैसे हम आपको बता रहे थे, हर चीज़ को कनेक्ट करते हैं। एक अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड क्या है, डाउ थ्योरी है, हायर हाई हायर लो, ये एक ट्रेंड लाइन पे चल रहा होगा, ठीक है। अब ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन जा रहा है, ऊपर से भी जनरली एक ट्रेंड लाइन जाता है, ये एक चैनल में चल रहा है। तो अप ट्रेंड चैनल में चलता है जो ट्रेंड लाइन पे टिका हुआ है, और उस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। सब चीज़ मैच कर रहे हैं। आप देखिए, अप ट्रेंड में है एक प्राइस, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, और सपोर्ट ले रहा है ट्रेंड लाइन पे, एक ऊपर भी ट्रेंड लाइन है उस पर सब रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, और इसी को हम लोग चैनल बोलते हैं। एंड यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी काम आ गया, ट्रेंड लाइन भी आ गया, चैनल भी आ गया, अप ट्रेंड भी आ गया। अब यहाँ से एक बारी रिट्रेसमेंट जब आता है, तो और रिट्रेसमेंट के बाद अगेन जब ये अप मूव आता है विथ सेम साइकोलॉजी जो अभी हम इसमें बताए थे स्टार्टिंग में आपको, उस उसके अकॉर्डिंग एक बारी मार्केट प्राइस ऊपर जाता है, इसको हम लोग इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। या आप लोग बोल सकते हैं इसको हम लोग इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग करेक्शन बोलते हैं। तो इम्पल्स जब आता है तो एक बारी करेक्शन आता है हमारा, एंड करेक्शन आने के बाद हमारा वापस से इम्पल्स आता है। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक पोल है और एक फ्लैग है, मतलब हमारा एक फ्लैग एंड पोल होता है ना, तो ये थोड़ा सा एंगल पे होता है, एंड इस तरीके से ये जो है वो पैटर्न जो है वो बनता है इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मतलब प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रहा है, और फिर यहाँ पे एक रेंज में फंस जाता है, और यहाँ से एक पोल और फ्लैग बनता है, फिर यहाँ से ब्रेकआउट होता है और वापस से फिर पोल बनाता है, ठीक है। तो ये भी पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मेन मेन पैटर्न्स कौन से हैं ध्यान रखिएगा, फ्लैग एंड पोल पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन बोले या चैनल बोले, तो फ्लैग एंड पोल, चैनल, और कप एंड हैंडल, और हेड एंड शोल्डर, ठीक है। चार पैटर्न्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड चैनल के अंदर ही ट्रेंड लाइन आ गया, ठीक है। तो आप अगर ट्रेंड लाइन को अलग रखते हैं तो 5 टोटल, तो सिर्फ इन्हीं पे आपको काम करना है। अब सारे पैटर्न्स हम वहाँ पे शो कर दिए हैं, इसका साइकोलॉजी जो है वो आपको समझा दिए हैं, सब पे सेम लेवल का साइकोलॉजी लगता है। अब हेड एंड शोल्डर ऊपर के साइड में अगर बनता है तो वो बेरिश होता है, वहाँ पे अगर आपको हेड एंड शोल्डर टॉप पे दिख जाए तो तुरंत निकल जाओ, क्योंकि वहाँ से फॉल 99% ऑफ द टाइम वो जो है फॉल आ ही जाता है, ठीक है। और ट्रिपल टॉप ये एक तरीके से छोटा सा आपको रेंज जैसा ही दिखेगा, एंड रेंज में जैसा आपको बताएं कि जिस तरफ ब्रेकआउट हो, ऊपर भी ब्रेकआउट हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, नीचे हो गया तो ट्रिपल टॉप हो गया, एंड ऊपर हो गया तो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न हो गया, या फ्लैग एंड पोल का पैटर्न हो गया, क्योंकि ये एक पोल है, ये फ्लैग बन रहा है। अब ये नीचे आ गया तो ये ट्रिपल टॉप हो गया, बट ऊपर चला गया तो फ्लैग एंड पोल हो गया, ठीक है। तो अब पता कैसे चलेगा, पता चलेगा ब्रेकआउट होने पे कैंडल्स से, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। चैनल्स आपको बता दिए, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। चैनल, हेड एंड शोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डब्लू पैटर्न भी, ट्रिपल बॉटम भी सेम तरीके से काम करता है। चैनल का एग्जांपल आपको बताएं तो इस तरीके से प्राइस जो है वो मूव करता है एक दो ट्रेंड लाइन के बीच में, एंड इसी को हम लोग चैनल बोलते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल, हेड एंड शोल्डर, इन सब का 2-3 एग्जांपल है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, इस तरीके से ही जो है चलता है। ट्रायंगल जो भी आपको बनता हुआ दिखेगा, इसका ब्रेकआउट होगा, आराम से उसमें ब्रेकआउट करके जिधर भी निकले उधर निकलने दीजिएगा।
हेड एंड शोल्डर में अगर ऊपर की साइड बना है तो नीचे ब्रेकआउट होता है, अगर नीचे का साइड बना है तो ऊपर ब्रेकआउट होता है। ठीक है, इसके बाद ये दोनों जो है वो ट्रायंगल का फॉर्मेशन का एग्जांपल है कि जिधर ब्रेकआउट हो उधर हम लोग ले सकते हैं। इसके अलावा मेन है हमारा फिबोनाची, और इसके अलावा हमारा मेन है इंडिकेटर्स। ठीक है, और मेरे फेवरेट क्या क्या है। तो फिबोनाची जो है वो थोड़ा सा समझते हैं। तो फिबोनाची ये एक मैथमेटिकल चीज़ है, एंड फिबोनाची बहुत पुराना मैथ है। एंड ये बनता कैसे है, जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो में वन ऐड कर दीजिए, वन हो जाएगा। ठीक है, अब वन में वन ऐड कीजिए, टू हो जाएगा। अब टू में वन ऐड कीजिए, मतलब प्रीवियस वाले से ऐड करना होता है। टू में वन ऐड कीजिए, थ्री हो जाएगा। थ्री में टू ऐड कीजिए, फाइव। फाइव में थ्री, एट। एट फाइव 13, 13 8 21, 21 13, 34। तो ये एक बहुत बढ़िया पैटर्न जो है वो उसको बोला जाता है। एंड कोई भी चीज़ फिबोनाची के ऊपर बनता है, ठीक है, तो उसका जो डिज़ाइन है ना वो बहुत आँख को अच्छा लगता है। ठीक है, जैसे शंख हो गया, जैसे लीफ हो गया ट्री के, ये सारी चीज़ें जो है ना वो फिबोनाची पे ऑलमोस्ट बना हुआ है। तो जितने भी फिबोनाची पे चीज़ें बनती हैं वो बहुत सक्सेसफुल होती हैं जनरली। ठीक है, एंड इसीलिए फिबोनाची हर चीज़ में काम आता है। अब आप किसी भी एक बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं पास वाले, तो आपको हमेशा 1.61 जो है वो आता है, एंड इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फिबोनाची का गोल्डन रेशियो। तो अभी हम लोग क्या सीखे हैं कि यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड में जाता है एंड रिट्रेसमेंट करता है या करेक्शन करता है एंड वापस से ऊपर जाता है। तो जब ये रिट्रेसमेंट करता है तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक कर सकता है वो हम लोग फिबोनाची से पता करते हैं। ठीक है, अब फिबोनाची हम लोग ड्रॉ कहाँ से करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यहाँ पे एक टूल होता है ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ से हम लोग फिबोनाची जो है लो से लेके हाई तक मार्क करते हैं, और 0.3 आपका जैसे सेटिंग जो है वो अलग होगा, बट आपको सिर्फ 0.3, 0.6, 0.7, 0.5 ये सारी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। 0.3 भी इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग बोलते हैं 0.6 बहुत इंपॉर्टेंट है, बट 0.3, 0.5, 0.6, 0.7 चारों इंपॉर्टेंट है। प्राइस कहाँ से घूमेगा ये किसी को नहीं पता। जिस भी लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको देखने को मिले, स्ट्रॉन्ग कैंडल मतलब इंगल्फिंग कैंडल, इंगल्फिंग आपको पता है, जिस भी लेवल पे 0.3 पे, 0.4 सॉरी 0.5, 0.6, 0.8, इन किसी भी लेवल पे हमको स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिलता है, तो वहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि रिवर्सल आ सकता है, एंड यहाँ पे एक हम लोग ट्रेड ले सकते हैं फॉर अप मूव। ठीक है, और स्टॉप लॉस हम लोग इस लो के नीचे लगा सकते हैं। तो ये सिंपल फिबोनाची का क्राइटेरिया। अब फिबोनाची से अगर हमको टारगेट निकालना हो तो हम लोग टॉप से लेके बॉटम तक अगर लगाते हैं तो टारगेट हमारा 1.1 पे आता है, 1.2 पे आता है, 1.6 पे आता है। मतलब अगर यहाँ से प्राइस एक इंगल्फिंग कैंडल बना दिया, अब हमको पता करना है कि ये कहाँ तक ऊपर जा सकता है, तो उसके लिए हम लोग टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची मार्क कर देते हैं। और यहाँ पे 1.1 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 1.2 एंड तीसरा टारगेट 1.6। ठीक है, एंड बहुत एक्सट्रीम केस में इसके भी ऊपर जाता है 2.6 तक। तो दो तरीके से हम लोग फिबोनाची यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बेसिक दो तरीके हैं, इसके अलावा और एक दो तरीके हैं। फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन, इससे भी हम लोग टारगेट ही निकालते हैं, बट ये 3 पॉइंट को कवर करता है, बट इसको हम लोग अभी रहने देते हैं। तो फिबोनाची का बेसिक दो ही जो है वो मेथड, दो ही यूज़ है। पहला यूज़ कि अगर प्राइस एक अप ट्रेंड में जाके और वापस रिवर्स कर रहा है, तो हम लोग पता कर सकते हैं कि कहाँ से घूमने वाला है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने के बाद, एंड घूमने लगता है तो वहाँ से फिर हम लोग देख सकते हैं कि वो प्राइस कहाँ तक जा सकता है, मतलब उसका टारगेट क्या हो सकता है। तो यही दो जो है वो मेन यूज़ है फिबोनाची का। आप जैसे ही फिबोनाची धीरे धीरे यूज़ करना सीखेंगे, समझेंगे, तो आपको इसका एग्जैक्ट यूज़ जो है वो समझ में आने लगेगा। बस यही दो मेन इसका यूज़ है, जितने आप अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं उतना अच्छा। एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। तो फिबोनाची जैसा आपको बताएं कि आइडेंटिफाई करना है ट्रेंड को, ठीक है, उसके बाद ड्रॉ करना है, क्लिक द फिबोनाची टूल ऑन द चार्ट्स एंड, ठीक है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, हाँ अब दिख रहा होगा, क्लिक द फिबोनाची टूल ऑन द चार्ट्स इन एन अप ट्रेंड फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट स्विंग लो टू स्विंग हाई। ठीक है, इन द डाउन ट्रेंड फ्रॉम स्विंग हाई टू स्विंग लो। ठीक है, trade the pullback after a strong move, the price will often retrace a pullback or pullback. Watch for it to bounce off one
ऑफ द फिबोनाची लेवल्स, स्पेशली 61%, मतलब 1.6 लेवल, एंड वहाँ से फिर हम लोग अपने ट्रेंड को मूव कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। बट जैसे आपको हम बताएं, इससे ज़्यादा आपको क्या ध्यान देना है कि किस पॉइंट पे आके एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है, विच इज़ इंगल्फिंग कैंडल, ठीक है, और उसी कैंडल पे हमको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो ये बेसिक फिबोनाची है। अब इसमें सिर्फ दो ही इसमें चीज़ें यूज़ किया जाता है। अब जितने आप एग्जाम्पल्स इसमें देखेंगे, आप उतने अच्छे जो है वो इसमें होते जाएंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स अगर आपको हम देते हैं, ठीक है, मंथली चार्ट पे आते हैं, और मंथली चार्ट पे आने के बाद मान लीजिए कि हम फिबोनाची को टॉप से लेके बॉटम तक मार्क करते हैं। अब ये एग्जैक्टली पॉइंट 1.6 पे ही क्यों रुका? क्यों? क्योंकि 1.6 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए यहाँ पे हम यहाँ से यहाँ तक हम ड्रॉ किए, ये 1.6 पे ही जाके रुका है। सोच के देखिए क्यों? क्योंकि यहीं पे टारगेट हम लोग को निकलता है। अब प्राइस जो है, हम मान के चलते हैं कि प्राइस यहाँ से, ठीक है, थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं। अब कहाँ से आपको फिबोनाची लगाना है, ये आप लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना समझ में आता जाएगा, ठीक है। बट अगर हम लोगों को बड़े टाइम फ्रेम पे जाके एंड पता करना है कि मार्केट कहाँ जाएगा, तो बड़े टाइम फ्रेम के लो से लेके हाई तक मार्क करना चाहिए, ठीक है। बट अगर हमको छोटे टाइम फ्रेम का जानना है तो हम लोग को छोटे टाइम फ्रेम पे डालते हैं तो काम चल जाएगा। तो अभी हम लोग को यहाँ से यहाँ मार्क करते हैं, ठीक है, और ये अगर यहाँ से घूमता है तो ये 0.3 से भी घूम सकता है, आके 0.5 से भी घूम सकता है, 0.6 पे भी घूम सकता है। बट अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है तो इसका टारगेट कैसे निकालेंगे? इसका टारगेट हमारा निकलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम ड्रॉ करेंगे, एंड इसका टारगेट हमारा होगा 1.2 और 1.6, ठीक है। तो यही मेन जो है वो दो तरीके हैं जिससे हम लोग या तो देखते हैं कि टारगेट कहाँ तक आएगा इस पर्टिकुलर चीज़ का, और दूसरा चीज़ कि हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक करेक्शन आएगा या कहाँ तक रिट्रेसमेंट आएगा। तो ये दो चीज़ें हैं फिबोनाची में। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है हमारे पास इंडिकेटर्स, ठीक है। तो अब इंडिकेटर्स में बहुत तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। ट्रेंडिंग इंडिकेटर्स जैसे मूविंग एवरेज, MACD, ADX, मोमेंटम इंडिकेटर, RSI, स्टोकेस्टिक, ठीक है, CCI, वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स, बोलिंजर बैंड, ATR। अब अगर मेरे फेवरेट्स का बात करें तो मेरे फेवरेट्स में है इंडिकेटर्स में EMA है, RSI है, सुपर ट्रेंड है, बोलिंजर बैंड है, एंड डॉनचिन चैनल है, ठीक है। तो डॉनचिन चैनल ज़रूरी नहीं है, डॉनचिन चैनल हम लोग हटा सकते हैं क्योंकि हम उतना इसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये चार हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। EMA हो गया, RSI हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया, एंड बोलिंजर बैंड हो गया, ठीक है। अब इस इंडिकेटर्स का ना आप अगर आप रिसर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में आपको पता चलेगा। बट अगर हम बेसिक जो है ना समझने की कोशिश करें तो EMA क्या होता है? EMA होता है कि जो अ, जो रीसेंट 200 डेज़ का, जो रीसेंट 200 डेज़ का हम लोगों को एवरेज बताता है, उसी लाइन को हम लोग 200 EMA बोलते हैं। एंड ये बता रहा है कि इसका अगर हम 200 दिन का एवरेज निकाल दें तो इसका प्राइस यहाँ के आसपास निकल के आ रहा है, ठीक है। एंड जनरली इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ 200 EMA के ऊपर होता है तो वो जनरली स्ट्रांग होता है और अप ट्रेंड में ज़्यादा चांसेस है कि वो होता है, और कोई भी चीज़ 200 EMA से नीचे होता है तो वो जनरली डाउन ट्रेंड में होता है। बट इसको हम लोग एज अ जनरलाइज फॉर्म में बात नहीं कर सकते, ठीक है। अब जैसे ही कोई प्राइस डाउन ट्रेंड में चल रहा है एंड 200 EMA से नीचे है, और जैसे ही वो 200 को क्रॉस करता है और एक हायर हाइज और हायर लोज बनाने लगता है, तो वो एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है कि वहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है, वहाँ से बहुत एक ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ निकल सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल EMA का जो है वो यूज़ है। RSI जो है वो लोग बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। ओवरसोल्ड, ओवरबॉट, हम उस तरीके से यूज़ नहीं करते। RSI के यूज़ करने का बहुत अलग अलग तरीके से होते हैं। RSI थोड़ा सा हम कम बताएंगे, रीज़न ये है कि RSI हम अपने कम्युनिटी में, अपने कोर्स में RSI का हम लोग मेजर यूज़ करते हैं, ठीक है, कि RSI के मदद से हम लोग बॉटम कैसे फाइंड करें एंड ऑल, तो वो हम लोग कम्युनिटी में ज़्यादा कवर करते हैं, इसीलिए RSI का हम डिटेल में जो है वो नहीं बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप
जुड़ना चाहते हैं हमारी कम्युनिटी में तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें हम डिस्कस की हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगे। अब हमारे पास जो है इंडिकेटर्स में बोलिंजर बैंड आ गया। बोलिंजर बैंड को जनरली इस तरीके से लोग यूज़ करते हैं कि बोलिंजर बैंड को लगा के एंड जब भी बोलिंजर बैंड का ब्लास्ट हो, ठीक है, मतलब जब भी एक बोलिंजर बैंड के ऊपर क्लोजिंग आ जाता है प्राइस, तो वहाँ से बाई करो, उसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ एंड जब तक वो ऊपर जा रहा है तब तक उसको राइड करो। ये भी इंडिकेटर्स काफ़ी अच्छा है। एंड सुपर ट्रेंड में क्या होता है कि सुपर ट्रेंड जब ग्रीन है तो बाई रखो और जब रेड है तो सेल रखो। बड़े टाइम फ्रेम पे क्या ये सारे इंडिकेटर्स सक्सेसफुल हैं? 100%। छोटे टाइम फ्रेम पे है क्या? बिल्कुल नहीं, 0%। तो इसलिए इसको यूज़ भी करना हो तो बड़े टाइम फ्रेम पे ही यूज़ कीजिएगा, अदरवाइज यूज़ मत कीजिएगा। हम अपने फेवरेट इंडिकेटर्स बता दिए एंड मोस्ट 99% ऑडियंस को पता होगा कि MARSI सुपर ट्रेंड क्या होती हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम अपना फेवरेट बता रहे हैं, इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि इन्हीं चारों पे सिर्फ फोकस ज़्यादातर करना चाहिए, ठीक है। अब मेरे फेवरेट में और क्या क्या है? ट्रेंड लाइन है, चैनल्स है, फिबोनाची है, और कैंडल्स में हैमर है, इंगल्फिंग कैंडल है, डोजी है, मॉर्निंग स्टार है। चार्ट पैटर्न्स में कप एंड हैंडल है, रेंज ब्रेकआउट है एंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। कंटिन्यूएशन पैटर्न बोलो या इसको पोल एंड फ्लैग पैटर्न बोलो, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो हम बता दिए, ट्रेंड लाइन आपको बता दिए क्या है, चैनल्स पता है आपको क्या है, फिबोनाची कैसे यूज़ करना बता दिए, कैंडल्स कैसे चलती हैं वो बता दिए, चार्ट पैटर्न्स कैसे चलती है वो बता दिए, और लास्ट में मेरे जो फेवरेट हैं वो भी आपको हम बता दिए। तो ये आई गेस इस 1 घंटे के वीडियो में आपको अच्छा खासा सीखने को मिला होगा, ठीक है। एंड इस वीडियो में हम बहुत बेसिक जो है ना, वो बहुत बेसिक, हद से ज़्यादा बेसिक जो है वो थोड़ा सा कम कवर किए हैं। इसमें हम जनरली ये चीज़ें कवर किए हैं कि जो लोग मार्केट में है 1-2 महीने से, उनको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी एंड उनको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि उनको एक्चुअली फोकस किस पे करना है, ठीक है। अब 2-3 एग्जांपल्स थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी निफ्टी में कप एंड हैंडल जो है वो दिख रहा है। पास्ट में अगर हम देखें तो निफ्टी में पास्ट में एक और यहाँ पे कप एंड हैंडल दिख रहा था। 2015 में देखें तो एक और कप एंड हैंडल यहाँ पे दिख रहा है। ट्रेंड लाइन का अगर हम बात करें तो ट्रेंड लाइन हमको हमेशा निफ्टी में देखने को मिलता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन हमको हमेशा निफ्टी में देखने को मिलता है, ठीक है। चाहे वो छोटा टाइम फ्रेम हो चाहे वो बड़ा टाइम फ्रेम हो, हम हमको हमेशा ट्रेंड लाइन देखने को मिल सकता है, ठीक है। जैसे एक ट्रेंड लाइन हम हमेशा से ये वाला ट्रेंड लाइन मार्क करके रखते थे। ये ट्रेंड लाइन जो है वो हमेशा हम मार्क करके रखते थे जब प्राइस इस यहाँ पे नहीं आया था, मतलब ये टॉप पे ही हमने ट्रेंड लाइन मार्क करके थे और यहीं से मार्केट सपोर्ट लिया, यहीं से रिवर्स हुआ। तो ट्रेंड लाइन हम लोग इस तरीके से जो है वो बनाते हैं। कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग लेते हैं, ठीक है, जैसे ये हमारा ट्रेंड लाइन जो है वो बना हुआ है, ठीक है। अब ये एक बोल सकते हैं कि हर बार ब्रेकआउट होता है और वो निकलता है। ये काइंड ऑफ अगर हम बोलें तो हैंडल तो नहीं बना है बट यहाँ पे कप छोटा सा हमको दिख रहा है। इसके अलावा और 2-3 एग्जांपल हम देखें, फिबोनाची भी यहाँ पे लग रहा है। फिबोनाची कैसे लग रहा है? यहाँ से मान लीजिए हम लोग ड्रॉ करते हैं और 0.5 से ये रिवर्स होके स्ट्रॉन्ग कैंडल कहाँ बना है? स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ बना है जिसमें लास्ट कैंडल का हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है और यहाँ से हम लोग एक्ट इसमें कर सकते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो अब यहाँ पे एक चैनल का भी एग्जांपल हमको मिल गया। चैनल के एग्जांपल में क्या है? इस ट्रेंड लाइन, इस सपोर्ट और इस सपोर्ट को मैच किए हैं, एक ट्रेंड लाइन बना। इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस को मैच किए, एक ट्रेंड लाइन बना। दोनों ट्रेंड लाइन को मिला के एक चैनल बना एंड चैनल के अंदर प्राइस जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। अब इस हिसाब से इस चैनल के हिसाब से इधर कहीं हो सकता है कि आ जाए, ठीक है। रियलिटी में कैप कप एंड हैंडल बना था बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। कौन से टाइम फ्रेम पे देखते हैं? 1-1.5 साल पहले हम लोग उसको कवर किए थे, ठीक है। यहाँ पे इधर के आसपास, ठीक है। तो यहाँ से एक हमको कप एंड हैंडल जो है वो रियलिटी में दिखा था। इसके बाद काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया था। साथ में अगर हम इसमें भी फिबोनाची ड्रॉ करें तो इसमें भी फिबोनाची हम लोग यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो आप लोग चार्ट पे मेरे देख रहे होंगे कि हम ट्रेंड लाइन, चैनल,
फिबोनाची, यही यूज़ करते हैं। एंड इंडिकेटर में ईएमए हो गया, आरएसआई हो गया, बस। जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ऑफ द टाइम सिर्फ ईएमए आरएसआई यूज़ करते हैं। बाकी कुछ टेस्टिंग एंड ऑल करना हो तो कभी सुपर ट्रेंड और बोलिंजर बैंड यूज़ करते हैं। बोलिंजर बैंड हम एक कम्युनिटी में एक चीज़ बताते हैं, एक बोलिंजर बैंड का हमारा स्क्रीनर है, उसको हम लोग कभी कभी यूज़ करते हैं। मेटल्स में चैनल हमको देखने को मिल रहा है, पहले एक इस चैनल में ये फंसा हुआ था, फिर इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ, फिर एक नया चैनल में अभी जो है वो आ चुका है। एंड ये ब्लैक लाइन हम मार्क क्यों किए हैं, ये मार्क इसलिए क्यों किए हैं क्योंकि हम यहाँ पे टारगेट निकाले थे फिबोनाची से। तो ये 1.2 का लेवल है, यहाँ से डेफिनेटली इसको थोड़ा सा रिजेक्ट करना चाहिए, तब 1.6 पे जाना चाहिए। तो सिंपल ये जो थोड़े बहुत एग्जांपल हैं, ये इसका एप्लीकेशन है जिसको हमको प्रैक्टिस करना है। आपका मेन स्किल जो है वो डेवलप होगा, आप लोग खुद से इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे तब चार्ट्स में। ठीक है, जो जो आप अभी सीखें इस वीडियो से, आप इन सारी चीज़ों को जाके चार्ट्स में अप्लाई कीजिएगा। आप सारी चीज़ें विद इन 1 ईयर या 6 मंथ मास्टर कर जाएंगे प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस को। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छा लगा आपको तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। एंड आपको हमारे कम्युनिटी में ऐड होना है तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उसको ओपन करके आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं ओएस का। एंड सारी डिटेल आपको वेबसाइट पे जाके देखने को मिल जाएंगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।